बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, अब हम सेशन 3 स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेशन 3। इस सेशन में हम की फीचर्स ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम टेक्स्ट बुक को टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ रिलेट करके लर्निंग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करेंगे। हम की लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो लर्निंग एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरत होती हैं। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आइए अब हम एक एनर्जाइज़र एक्टिविटी करते हैं। आपके सामने ये एनर्जाइज़र एक्टिविटी शो हो रही है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस कवर्ड बाय द कार। इस एक्टिविटी के बारे में आप सोच लें। जो पार्टिसिपेंट्स इस एक्टिविटी को सॉल्व कर लें वो हैंड रेज कर दें। बेस्ड लर्निंग। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, इस टीचिंग स्ट्रेटजी में टीचर्स क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स और सिनेरियोज को इस्तेमाल करके बच्चे की मदद करते हैं कि वो थिंकिंग और इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए इनफरादी तौर पर या ग्रुप्स में सीख सके। टीचर स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करता है कि वो किसी प्रॉब्लम पर बात कर सके और स्टूडेंट इसको समझने के लिए इसके बारे में अपने माइंड में इमेज बना सके। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बच्चे में सॉफ्ट स्किल्स को इफ़ेक्टिवली डेवलप करती है जो 2021 में बच्चे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आस्क, दूसरा स्टेप है इन्वेस्टिगेट और थर्ड स्टेप है क्रिएट, फोर्थ स्टेप है डिस्कस एंड फिफ्थ स्टेप है रिफ्लेक्ट। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आइए अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए स्ट्रेटजी फॉर स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स। बोथ द टीचर एंड लर्नर्स प्ले एन एक्टिव रोल in brainstorming. It includes the following phases. Number 1, identification of a situation. Number 2, generation of an idea. Number 3, evaluation of an idea. Number 4, solution implementation and evaluation. टीचिंग की इस अप्रोच में जब किसी टॉपिक पर बात की जाती है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स या तमाम स्टूडेंट्स अपनी राय पेश करते हुए रिस्पॉन्ड करते हैं। ये टीचिंग स्टूडेंट्स में नए आइडियाज़ को इनकरेज करती है जो आम हालात में पैदा नहीं होते। ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए लर्नर्स की क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाता है। टीचर्स और लर्नर्स इसमें एक्टिव रोल अदा करते हैं। इस स्ट्रेटजी को जिन फेजेस में तकसीम किया गया है वो ये हैं: सिचुएशन को पहचानना, आइडिया जनरेट करना, आइडिया इवेल्युएट करना, सॉल्यूशन को अप्लाई करना। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आइए अब हम मैथ लैब अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ए मेथड ऑफ टीचिंग वेयर बाय चिल्ड्रन इन स्मॉल ग्रुप वर्क थ्रू एन असाइनमेंट टास्क, learn and discover mathematics for themselves. The children work in an informal manner, move around, discuss and choose their materials and method of tackling situation, assignment or task. ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें बच्चे एक छोटे ग्रुप की हालत में एक असाइनमेंट पर काम करते हैं। ये अप्रोच बेस करती है लर्निंग बाय डूइंग पर। ये अप्रोच एक एक्टिविटी मेथड है। ये अप्रोच मैथमेटिकल फैक्ट्स डिस्कवर करने में स्टूडेंट्स की मदद करता है। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आइए अब डिस्कवरी अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ एन इफेक्टिव अप्रोच फॉर हेल्पिंग लर्नर्स टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशन and for developing their higher order thinking skills. This approach refers to an inductive method of guiding learners to discuss and use ideas already acquired as a mean of discovering new ideas.
The ultimate goal of this approach is to engage learners, construct new knowledge on the basis of their previous knowledge. ये एक इफ़ेक्टिव अप्रोच है जो लर्नर्स की हेल्प करती है कॉन्सेप्ट बनाने में और जनरलाइजेशन में। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें लर्नर्स को गाइड किया जाता है कि वो चीज़ों को डिस्कस करें और पहले से मौजूद आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए नए आइडियाज़ बनाएं। इस अप्रोच का मकसद लर्नर्स को इंगेज करके प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए न्यू नॉलेज डिस्कवर करना है। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आइए अब हम प्रैक्टिकल वर्क अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस अप्रोच learners manipulate concrete objects and or perform activities to arrive at a conceptual understanding of phenomena, situation or concept. Activities can be done in the garden, in the yard, in the field, in the school grounds or anywhere as long as the safety of the learners is assured. ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें लर्नर्स कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके किसी फिनोमेना, सिचुएशन या कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एक्टिविटीज़ किसी स्कूल के ग्राउंड में या बाग में या खेत में या किसी भी जगह जहाँ बच्चों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें लेकर जाया जा सकता है, कराई जा सकती हैं। फ्रेंड्स, आइए अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में स्टडी करते हैं। इन दिस अप्रोच स्टूडेंट्स आर नॉट टोल्ड द सॉल्यूशन ऑफ सिचुएशंस बट दे आर आस्क्ड टू सॉल्व एंड ओवरकम वेरियस सिचुएशंस themselves. The major steps in problem solving are defining the situations, collecting and organizing data, formulation of tentative solution, testing of tentative solutions, conclusion. इस अप्रोच में लर्नर्स को किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में नहीं बताया जाता और इनसे कहा जाता है कि इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना है। इस अप्रोच में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो मुश्किलात लर्नर्स को पेश आती हैं उसे खुद उसका हल निकालना होता है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मेन स्टेप्स हैं वो ये हैं। नंबर 1, सिचुएशन को डिफ़ाइन करना। नंबर 2, डेटा को कलेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना। नंबर 3, टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाना। नंबर 4, टेंटेटिव सॉल्यूशन को टेस्ट करना। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आइए अब हम ओरिएंटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है। इस प्रॉब्लम में बताया गया है कि द लेंथ ऑफ ए वायर इज़ 24 मीटर्स। एक वायर है जिसकी लेंथ 24 मीटर है। व्हाट डिफरेंट क्लोज्ड शेप्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स कैन बी मेक विद द गिवन वायर। इस वायर से कितने क्लोज्ड शेप्स, स्क्वायर और रेक्टेंगल्स बनाए जा सकते हैं विच हैव मैक्सिमम एरिया, और कौन से स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज़्यादा होगा। डिफाइनिंग दी सिचुएशन, व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जब हम इस सिचुएशन को डिफ़ाइन करेंगे तो उसमें हम दो चीज़ें बताएंगे, व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। गिवन में हमें एक वायर दी गई है जिसकी लेंथ है 24 मीटर और रिक्वायर हमें ये है कि हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल जो हैं के बारे में बताना है कि कितने स्क्वायर्स और कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं और किस स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। हमने
डेटा को कलेक्ट करना है और ऑर्गेनाइज करना है। हम यानी स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के बारे में डेटा को कलेक्ट करेंगे। जिस तरह स्क्वायर जो है आपको पता है उसकी 4 साइड्स होती हैं, हर साइड के दरमियान 90 का एंगल बन रहा होता है और इसकी सारी साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। और रेक्टेंगल के बारे में हमें पता है कि इसकी 4 साइड्स होती हैं और चारों साइडें इसकी आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। और 4 में से इसकी दो साइडें जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं, सामने आमने सामने वाली। अब 4 स्टेप में फॉर्मूलेशन ऑफ टेंटेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका ना एक टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाएंगे। तो टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने 24 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आया। तो हम 6 मीटर की एक ऐसी स्क्वायर शेप बनाएंगे कि जिसकी हर साइड 6 मीटर होगी। हमने एक स्क्वायर बना लिया। अब रेक्टेंगल्स जो है ना वो इस बहुत सारी रेक्टेंगल्स बन सकती हैं। यहाँ पर एक हमने रेक्टेंगल बनाई जिसकी ब्रेड्थ 1 थी और लेंथ 11 थी। दूसरी हमने रेक्टेंगल बनाई जिसकी ब्रेड्थ 2 थी और लेंथ 10 थी। इसी तरह हमने 5 रेक्टेंगल्स बना दी इस डेटा से। तो टेस्टिंग ऑफ 5th स्टेप जो है हमारे पास टेस्टिंग ऑफ टेंटेटिव सॉल्यूशन है कि हमने इस सॉल्यूशन को टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्क्वायर का एरिया मालूम करेंगे। स्क्वायर का एरिया जो है साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। और उसके बाद हम जो है रेक्टेंगल का एरिया मालूम करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया सारी रेक्टेंगल्स का अलग अलग एरिया मालूम करेंगे। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं, लास्ट स्टेप में हम कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। इसकी कंक्लूजन हम ये करेंगे कि ये 24 मीटर लेंथ की वायर थी और इसको हमने 6 पॉसिबल शेप्स में डिवाइड किया, यानी कि इससे हमने 6 पॉसिबल शेप्स बनाई। उनमें से एक स्क्वायर था और 5 रेक्टेंगल्स थी और उन सब का हमने एरिया मालूम किया। तो स्क्वायर का एरिया जो था वो सबसे ज़्यादा था। इस सेशन में हमने सिंगल नेशनल करिकुलम में मौजूद की फीचर्स ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ा है। सिंगल नेशनल करिकुलम की टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ रिलेट किया है। हमने लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है जो लर्निंग एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरत होती हैं।